कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा ओवैसी का गुस्सा, कहा भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे झूठी पार्टी है। और आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को ठेलों पर तख्ती लगवाना पड़ गया महंगा। अब जेडीयू के केसी त्यागी ने खोला मोर्चा, कहा इस तरीके का आदेश बहुत ही गलत, देश में लोगों को बांटने की कोशिश। क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन ने कर दिया खेला। जी हाँ बेटा, जो उदयनिधि स्टालिन है अब वो बनेंगे डिप्टी सीएम, पिता पहले से ही हैं सीएम। बताएंगे क्या खेल कर रहा है इंडिया गठबंधन और कैसे दोस्तों राहुल गांधी ने बजट सत्र पर बीजेपी को घेरने का बनाया प्लान। क्यों आखिरकार दोस्तों गरीब झुग्गियों के यहाँ पर चल रहा है बुलडोज़र दिल्ली में। बताएंगे अब उत्तर प्रदेश के बाद लगता है दिल्ली में भी मुंह की खाएगी सरकार। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले वीडियो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों इंडिया गठबंधन ने। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में उठी बुलडोज़र की आग ने दोस्तों योगी के घर को तबाह कर दिया है। जो योगी आदित्यनाथ दोस्तों बुलडोज़र का नाम ले लेकर इतराते थे, जो योगी आदित्यनाथ कहते थे वो देखो बुलडोज़र हमारी रैली में दिखाई दे रहा है, वो योगी आदित्यनाथ के दोस्तों जाने के दिन करीब आ गए हैं। दरअसल आपको बताते चले योगी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि योगी कांवड़ यात्रा को एक सांप्रदायिक रंग देना चाह रहा है और यहाँ पर भी एक तरीके से दोस्तों हिंसा फैलवाना चाह रहा है। जानबूझकर फलों के ठेलों पर नाम लिखवाया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कांवड़ियों के लिए बहाना लिया जा रहा है दोस्तों, जबकि आप समझिए कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर बाई चांस मान लीजिए एक फल बेचने वाला दोस्तों रामेश है या दूसरा मुन्ना अफजल कुछ है तो क्या उससे फल ना खरीदें। ये कह रही है कि सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी। अगर देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी खुलेआम नफरत फैला रही है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी बीजेपी का दिमाग ठीक नहीं हुआ है। लगता है भारतीय जनता पार्टी पमेलियन जाके ही मानेगी, जब तक वो सत्ता से बाहर नहीं जाएगी तब तक अपनी फितरत और अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो बंद नहीं करने वाली। यही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप भी लगाया बीजेपी के ऊपर कि वो अब उसके पास कुछ नहीं है तो वो इधर उधर के मुद्दे उठा के हिंदू मुसलमान करने लगी है, क्योंकि अब तो हार रही है दोस्तों। जहाँ देखो वहाँ बीजेपी करारी हार की खबरें आ रही हैं। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय करीब आता जा रहा है। कहते हैं ना दोस्तों, वो कहावत में भूल गया हूँ कि जब भ्रष्ट बुद्धि किसी को याद हो तो लिखना कमेंट बॉक्स में, कुछ ऐसी ही थी। तो जब दिमाग दोस्तों जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है पूरी तो आदमी इसी तरीके की बेतुकी और ऊटपटांग हरकतें करने लगता है, जैसे बीजेपी का योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं दोस्तों। डर के आप समझिए, डर के जो अपना आदेश वापस ले लेना कि अब घर नहीं टूटेंगे, क्योंकि अभी उपचुनाव होने वाले 10 सीटों पर, इसलिए ये आदेश वापस लिया गया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भर के जेडीयू के केसी त्यागी, कहा मुजफ्फरनगर में इस तरीके की चिटें लगाना ये बहुत ही बड़ा अपराध है। इस तरीके की चीज़ें नहीं करना चाहिए प्रशासन को, ये लोगों को बांटने की कोशिश। अब आप समझिए जेडीयू तो बीजेपी की सरकार जेडीयू के बल पर ही बनी हुई, लेकिन अब तो दोस्तों जेडीयू ने बीजेपी को ही घेर लिया है। जेडीयू का कहना है कि मुजफ्फरनगर से जो केसी त्यागी हैं उनका कहना है कि मैं मुजफ्फरनगर से होकर गुजरता हूं और आइंदा हमें आज तक हमने ऐसी कभी कोई चीज़ या आदेश नहीं देखा, लेकिन ऐसा आदेश जो प्रशासन की तरफ से पारित किया गया है ये बहुत ही गलत है। इस आदेश को तत्काल में वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप समझिए फल वालों की दुकान पर तख्तियाँ, होटल पर तख्तियाँ, ये क्या दोस्तों हमारे देश के लिए ख़तरनाक संदेश है। योगी आदित्यनाथ दोस्तों इस देश को हिटलर बनाना चाहता है। आप मैं लिख कर दे दूँ, अगर योगी दोस्तों सीएम ना होते और किसी जगह के दोस्तों जो है वो पीएम होते अगर देश के, तो पूरा देश ही मुझे लगता है हिंदुत्व में ढाल दिया होता अब तक, या फिर पूरे देश को भगवाकरण कर दिया होता। लेकिन योगी ये भूल रहे हैं कि इस देश की जनता ज़्यादा है और योगी आदित्यनाथ एक अकेला है दोस्तों, और अगर सरकार भी है उसके साथ तो भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे बड़ी बात दोस्तों ये देश एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर भाईचारा प्यार मोहब्बत के लिए देश जाना जाता है। योगी जैसे कई नफरती चिंटू आए और चले गए दोस्तों, योगी भी चले जाएंगे, आने का संभल के चले के जाएंगे, जाने का समय करीब आ गया। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोस्तों योगी को फिर से सीएम फेस बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन दोनों को पता है कि उत्तर प्रदेश में हम हार गए हैं, और इन दोनों को ये भी पता है कि अगर अब की बार भी योगी को बना दिया तो हमारा लोकसभा से भी बुरा हाल होगा,
विधानसभा के चुनाव में। और सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर वोट नहीं मिले तो दो कारण है सबसे बड़े, एक योगी का बुलडोज़र, दूसरा राम मंदिर। क्योंकि बुलडोज़र दोस्तों उन गरीब घरों पर चला जब राम मंदिर बन रहा था तो उन गरीबों के घर ढह दिए गए। यही नहीं, अब जो मासूम लोगों के घर तोड़े जा रहा है उसमें खुशियाँ मनाई जा रही हैं और ये जगहें किसको दी जाती हैं, खाली करा कर बेच दी जाती हैं, लीज पर दे दी जाती हैं, या फिर अडानी और अंबानी के वेयर हाउस बन जाते हैं बड़े बड़े। तो आप समझ सकते हैं कि मासूम जनता को परेशान करो, उनको बेघर करो, 25,000 30,000 लोगों को उजाड़ दो घर और आराम से बैठकर ऐश करो सरकार में। ऐसा नहीं चलेगा। अब देश की जनता तुम लोगों को वोट नहीं देने वाली, क्योंकि बीजेपी इस देश की सबसे टुच्ची और दोस्तों एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिससे लोग भागते हैं दूर। इसलिए टुच्ची पार्टी कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि गरीबों के घर छीन लेना और जो है अमीरों का फ़ायदा कराना, ऊपर से बाद में जब चुनाव में हार का डर हो और जब हम सब रपारप पार्टी में तोड़ मचने लगे और हारने लगे हर जगह चुनाव, तो ये बहाना लेकर वापस ले लेना आदेश कि अब नहीं टूटेंगे। क्यों? अब कहाँ गया बुलडोज़र? अब दिखाओ ना बुलडोज़र की ताकत। अब डर गए कि जनता वोट नहीं दे रही है, अब बुलडोज़र चला तो और नहीं मिलेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के बयान से मचा घमासान। दोस्तों ओवैसी ने बीजेपी की असलियत दिखा दी, हेमंत विश्वकर्मा की असलियत दिखा दी। दरअसल दोस्तों असम का सीएम जो है दोस्तों, ओवैसी का कहना है वो इस देश का सबसे बड़ा झूठा है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी असदुद्दीन ओवैसी की इस बात से दोस्तों सहमत हूँ। क्यों सहमत हूँ? इसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों, असम का सीएम कहता है दोस्तों कि मुसलमानों की जो संख्या है वो लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ये 2-2 4-4 शादियाँ कर रहा है और बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहा है। और इसका कहना है कि असम में 40% मुसलमानों की संख्या मतलब हो गई है। अब आप समझिए दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा से कम बुद्धि इंसान दोस्तों मैंने कोई सा नहीं देखा। इससे कम बुद्धि वाला सीएम कहीं पर मुझे देखने को नहीं मिला। बताएं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? हेमंत विश्वकर्मा को कैसे पता कि असम में 40% जो है मुसलमानों की संख्या हो गई है, और जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश के उनको भी मुसलमानों में गिन रहा, कह रहा है कि ये मुसलमान बंगाल से जो आते हैं वो भी उन सबको मिलाकर 40% हो गए हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आज तक कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ जिसने ये बताया हो कि मुसलमानों की संख्या देश में बढ़ी है। उल्टा अभी जो 2019 में आखिरी सर्वे हुआ था उसमें बताया गया था कि हमारे देश में मुसलमानों की संख्या घटती चली जा रही है। उसके बाद दोस्तों अभी तक ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ जिससे पता चले कि कौन कितनी, जैसे कि हमने देखा राहुल गांधी जातीय जनगणना का इसीलिए कहते हैं कि करवाओ ताकि लोगों को पता चल जाए कि इसकी कितनी संख्या है दोस्तों। लेकिन बीजेपी भागती है क्योंकि उसे पता है कि हम लगातार झूठ बोलते हैं और अगर संख्या बल सामने आ गया तो जनता को पता चल जाएगा कौन कितना पावरफुल है। तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री को ओवैसी ने कहा कि 1 नंबर का झूठा है असम का मुख्यमंत्री। ऐसा कोई सा डेटा ही नहीं है जिससे कहा जा सके कि 40% मुस्लिम है। और दोस्तों ये नामुमकिन चीज़ है जो असम का सीएम हेमंत विश्वकर्मा बता रहा है। सबसे बड़ी बात, इधर बीजेपी फलों की दुकान पर चीटे लगवा रही है, ये मुस्लिम का ठेला वो हिंदू की दुकान। उधर हेमंत विश्वकर्मा दोस्तों कह रहा मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, इधर कुछ मुसलमानों का मुद्दा उठा लिया जाएगा। मतलब कि बीजेपी दोस्तों बिना हिंदू मुसलमान के कुछ भी नहीं है। आप समझिए इस बार भी चुनाव में जब नरेंद्र मोदी ने अपनी करारी हार देखी तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। अब बीजेपी को अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। इनको पता चल गया है कि लोकसभा में हमारी बुरी हार हो गई। अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें महज हम 2 सीटें जीत पाए, विपक्ष ने पूरी 11 सीटें जीती। उसके बाद अब इन्हें लग रहा है कि अब क्या करें, कुछ हिंदू मुस्लिम के ऐसे मुद्दे उठाओ जो बहुत ज़्यादा तमतमा जाए माहौल, जिससे कि हिंदू भाई ये सोचने लगे कि हम तो वोट अब बीजेपी को देंगे। लेकिन दोस्तों ये बेवकूफ़ ये भूल रहे हैं कि देश की जनता हिंदू मुसलमान से ज़्यादा विकास पर और जो घर उजाड़े जा रहे हैं लोगों के उस पर से बीजेपी को वोट नहीं दे रही है। ये लोग चाहे कितना ही हिंदू मुसलमान कर लें, जब इनका दोस्तों 10 साल का बुना हुआ जाल हमने तोड़ दिया, हम जनता ने तोड़ दिया दोस्तों, आपने हमने मिलकर, तो दोस्तों आने वाले समय में तो बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता हैं, थे और रहेंगे, और राहुल गांधी के सामने बीजेपी 0 बटा सन्नाटा थी, है और रहेगी। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता तो हैं ही, लेकिन राहुल गांधी ने ये भी बता दिया है दोस्तों कि फ़िलहाल जब कभी सच की आवाज़ उठती है तो कैसा लगता है।
और इसीलिए बीजेपी डरी हुई है। राहुल गांधी के सामने बीजेपी की आवाज़ नहीं निकलती है। राहुल गांधी जब बीजेपी से सच पूछते हैं दोस्तों, तो बीजेपी सच के नाम पर अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाती है। मैं तो यही कहूँगा, आज भी, कल भी और परसों भी दोस्तों, कि ये सरकार ज़्यादा दिन की नहीं है। बहुत जल्दी इस सरकार का टाटा बाय बाय होने जा रहा है। और आप लिख कर ले लीजिए, इस सरकार का कोई वजूद नहीं बचेगा, क्योंकि इस सरकार ने जो जनता के साथ किया है, जो देश की जनता भुगत रही है दोस्तों, किसी से छुपा तो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असली नकली दावे जो हैं वो जनता के सामने हैं। आप कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाओगे? हम भी देखते हैं दोस्तों कि आखिरकार इनका ये नाटक कब तक चलता है। फ़िलहाल आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल ममता बनर्जी ने ट्रेन गोड्डा ट्रेन हादसे पर उठाए सवाल। कहा, किसने कहा लोको पायलट से कि झूठ बोलो। दरअसल दोस्तों, रेल मंत्री एक नंबर के बेशरम है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पहले तो दोस्तों, जो अभी हाल ही में ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें इन लोगों ने सारा इल्ज़ाम किस पर लगा दिया? जो बेचारा ड्राइवर मारा गया, उनने सोचा वो जिंदा तो है ही नहीं, तो वो उठकर तो कहेगा नहीं कि मेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ, तो ये कह दिया कि इस ड्राइवर ने की वजह से वो ट्रेनें भिड़ी थी। लेकिन दोस्तों, अब जो लोको पायलट झूठ बोल रहा है इस ट्रेन गोड्डा ट्रेन हादसे में, इसको लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि अजनबी वैष्णव को शर्म आनी चाहिए। ट्रेन पलट जाती है, उसमें यात्रियों की मौत हो जाती है, कई घायल हो जाते हैं, और लोको पायलट को झूठ बोलने को कहा जाता है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, झूठ तो वही बुलवाएगा, सरकार का नुमाइंदा, और सरकार की नाकामियां सबके सामने आ रही हैं। भैया मैं तो हैरान हूँ यार, हैरान हूँ। हर 2-4 दिन बाद एक रेल हादसा हो जाता है और रेल मंत्री बेशर्मों की तरह रील बनाकर दोस्तों वापस लौट आता है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री खुली आंखों से सब कुछ देख रहे हैं दोस्तों। इस देश के प्रधानमंत्री को सब कुछ दिखाई दे रहा है कि इनके रेल मंत्री बनने के बाद ट्रेनों के हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री को लगता है विदेश घूमो, फ़ोटो खिंचवाओ, वापस आ जाओ, यही देश का विकास है। देश में क्या चल रहा है ये कुछ नहीं पता है दोस्तों। ट्रेनें पलट रही हैं, ट्रेनों की पटरियां फैल जाती हैं, ट्रेनों का बजट कम कर दिया गया है। आज जो है हमारा सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री की कुछ जिम्मेदारियां हैं या फिर नहीं, या फिर सिर्फ तफरीह के लिए नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं? आप बताइए, अब तक कौन सा ऐसा काम कर दिया नरेंद्र मोदी ने अभी तक दोस्तों? वहाँ पर गए दोस्तों जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीनों से हिंसा चल रही है। क्या प्रधानमंत्री एक भी बार गए? राहुल गांधी 3 बार होकर आ गए मणिपुर, लेकिन प्रधानमंत्री एक भी बार मणिपुर नहीं गए। आखिर कौन सा डर है जो आप मणिपुर नहीं जा रहा हो? किस बात का डर है मणिपुर नहीं जा रहा हो आप? असम में लोग चिंतन शिविर में रहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं पहुंचते। इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती चली जा रही है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धि गिनवाने में लगा है दोस्तों, और वो भी सिर्फ झूठी उपलब्धियाँ। ये कह देने से कि देश जो है वो सोने की चिड़िया बन जाएगा, या फिर देश जो है विकास कर रहा है, या फिर अभी कुछ अंधभक्त आए थे, अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल ऐसा होता है, ऐसा अमृतकाल होता है जहाँ पर ट्रेनें पलटती हैं, जहाँ पर लोग बेरोज़गार घूमते हैं, पढ़े लिखे लोग चाय के ठेले लगाते हैं, यही अमृतकाल होता है। और अगर यही अमृतकाल होता है दोस्तों, तो फिर हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए। हमने, आपने, हम सब ने मिलकर इस देश के प्रधानमंत्री को सीधा सा मैसेज दिया कि हम आपको नहीं चाहते इस देश का पीएम। प्रधानमंत्री की वो देखिए दोस्तों गट्स, क्यों वो यूँ पीएम नहीं बन पाए, तो उन्होंने लोगों के सहारा ले लिया नीतीश और नायडू को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा गुनहगार मैं नायडू और नीतीश को मानता हूँ दोस्तों, कि वो दोनों अपनी बैसाखी देकर इस ख़ास करके इस सिस्टम में नरेंद्र मोदी जैसे पीएम को बैठा रखा है दोस्तों, जिन्होंने पिछले 10 सालों में ना बेरोज़गारी मिटाई, ना महंगाई कम की, बल्कि 10 गुना महंगाई बढ़ा दी। और उसके बाद भी अगर पीएम नरेंद्र मोदी को नायडू और नीतीश सपोर्ट करते हैं, तो फिर दोस्तों जनता को इन दोनों को सबक ज़रूर सिखाना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, मदद नीतीश और नायडू ही कर रहे हैं, वरना नरेंद्र मोदी पीएम पद पर नहीं रहे। और आप समझ सकते हैं कि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए देश को किस आग में झोंक रहे हैं दोस्तों। इसलिए अब की बार इनका भी पूरी तरीके से हिसाब होना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों
जो है यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गरीबों को अपमान किया है, सिर्फ गरीबों के घर तोड़े हैं, पूंजीपतियों के नहीं। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने उत्तर प्रदेश वाले मामले पर बीजेपी को घेरा है। संजय रावत ने कहा कि हमसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं है, लेकिन कभी भी बाला साहब ठाकरे ने लोगों का दिल नहीं दुखाया। कभी उनके पास कोई मुस्लिम मदद मांगने आता था तो वो खुलकर मदद करते थे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हिंदुत्व और नफ़रत दो अलग अलग चीज़ें हैं। बीजेपी नफ़रत की राजनीति करती है, वो हिंदुत्व नहीं कहलाता। दोस्तों, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने इतना बड़ा भाषण दिया, इतनी सारी चीज़ें बोली कि असली हिंदू और जो हिंदू भाई हो कभी भी हिंसा नहीं कर सकता। आप हिंदू हो ही नहीं, आप हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हो, लेकिन आप खुद भी हिंदू नहीं हो। ये राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के कहा। मैं तो इस बात को बार बार दोहराऊंगा भैया, नरेंद्र मोदी अपने आप को समझते क्या है दोस्तों? इस देश को बांटने को, तोड़ने को तैयार रहते हैं। सब ने आलोचनाएं करी नरेंद्र मोदी की, लेकिन मजाल है कि इस देश के प्रधानमंत्री के कान पर रूबी जेंग जाए, क्योंकि अभी हमें पता है दोस्तों, जो देश में हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और मेरा जो सवाल सोचने का समय है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सबसे ऊपर जा रहा है दोस्तों। मैं तो इस बात को बार बार कहूँगा कि संजय रावत भी सही हैं दोस्तों अपनी जगह, कि आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो और जो है नफ़रत फैलाकर आप राजनीति को पता नहीं कौन सा बढ़ावा देना चाहते हो। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरा। कहा फिलहाल बीजेपी अपनी करारी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए अब वो फिर से एक बार नफ़रत फैलाने में लग गई है। दरअसल दोस्तों, ये बात तो सच है कि लोकसभा में मिली हार के बाद बीजेपी ने हिंदुत्व को फैलाना 2 गुना स्पीड से तेज़ कर दिया है और आरएसएस भी अपने काम पर लग गई है। दरअसल दोस्तों, इन लोगों को सत्ता के बिना इन लोगों का सुकून नहीं मिलता और ना इनका दिन गुजरता है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, कि बीजेपी एक चीज़ कभी ना भूले, इस देश में कोई भी अचूक नहीं है, अपार नहीं है दोस्तों। मैंने पहले भी कहा था और बीजेपी हार गई, फिर बीजेपी को वही लाइन याद दिला रहा हूँ दोस्तों, इस देश में कोई भी अपार नहीं है दोस्तों। कोई भी जो है ये नहीं कह सकता है कि फ़िलहाल वो सत्ता में कब तक रहेगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों बेड़ा गर्क होने जा रहा है। और इतना तो याद रखिएगा कि बीजेपी की जो भी सोच या समझ है दोस्तों, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि हमने इस बात को बार बार आपसे दोहराया है कि लोकसभा हारने के बाद बीजेपी सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने में लगी है और वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार भी होगी। क्योंकि इस चीज़ को आप जानते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी ने देश में जो नफ़रत फैला रखी है वो किसी ने नहीं फैलाई थी। मैंने पहले भी कहा था कि वो अचूक नहीं है दोस्तों। इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई और दोस्तों अब की बार तो ऐसी होगी कि सत्ता से किसी का सपोर्ट लेकर भी सरकार नहीं बना पाएंगे। ये लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने पिछली बार कहा था वो इस बार हुआ कि बीजेपी कोई अचूक नहीं है और वही अब की बार भी होने जा रहा है। तो फ़िलहाल ये तो साफ़ हो चुका है। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा करिए। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने दिया ऑफ़र तो आखिरकार बीजेपी क्यों पूरी तरीके से बौखलाई। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने दोस्तों ऑफ़र दे दिया है कि फ़िलहाल पूरी तरीके से बीजेपी में भगदड़ मच गई है। अखिलेश का कहना है कि फ़िलहाल अगर 100 लोगों को लेकर आएंगे तो उनको सीएम बना दिया जाएगा। किसको? जो है यहाँ पर दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य को। और ऐसे में ये चीज़ तो साफ़ हो गई है कि अब दोस्तों काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है। अब सरकार की नीतियाँ और सरकार के ख़िलाफ़ जो मोर्चा खोला है विपक्ष ने, वो चीज़ साफ दिखाई दे रही है। फ़िलहाल दोस्तों ये साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर वीडियो को लाइक करिए। और आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ दोस्तों जो भी हमने किया है, ये जो मोर्चा खोल रखा है, वो सिर्फ़ इसीलिए दोस्तों क्योंकि जो लोग देश के ख़िलाफ़ हैं वो लोग कभी भी देश के साथ नहीं हो सकते दोस्तों। जो लोग सिर्फ़ हिंदू मुसलमान पर बिलीव करते हैं वो लोग दोस्तों देश तो चलाना तो छोड़िए, वो सिर्फ़ देश को 2 हिस्सों में बांटना जानते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट करिएगा, हम उम्मीद करेंगे। और फ़िलहाल वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो फ़िलहाल सपोर्ट करते रहिए।